मेरे चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरे चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का मतलब, कैपिटल का मतलब तो बेटा आपने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था, लॉन्ग टर्म फंड्स। स्ट्रक्चर का मतलब है मिक्स, कि आप जो भी पैसा अपने बिजनेस में ला रहे हो उसका मिक्सचर क्या रहेगा, डेट का, इक्विटी का, प्रेफरेंशियल का, क्या मिक्स होना चाहिए। तो कैपिटल का मतलब है बेटा लॉन्ग टर्म फंड्स। और स्ट्रक्चर का मतलब है बेटा मिक्स। लॉन्ग टर्म फंड्स मिक्स। सर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में क्या करना है बेटा, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है कि जो भी फंड्स आप अरेंज कर रहे हो, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में हम उसकी कैपिटल की कॉस्ट देखते हैं, कि कॉस्ट देखेंगे, जिसकी कॉस्ट कम आएगी मैं वहां से पैसे अरेंज कर लूंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर बेटा हम अलग अलग चीजें कंपेयर करते हैं, सिर्फ कॉस्ट नहीं, मल्टीपल चीजें यहाँ पर आप चेक करोगे। ठीक है, तो पर्पस क्या है इवैल्यूएशन का कैपिटल स्ट्रक्चर की। बेटा हम चाहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो जिससे अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज हो जाए। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो जिससे मार्केट प्राइस पर शेयर भी मैक्सिमाइज हो जाए। वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि पूरे बिजनेस की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हो जाए मिनिमाइज। ईपीएस मैक्सिमाइज हो जाए, एमपीएस मैक्सिमाइज हो जाए, वैल्यू ऑफ फर्म पूरे बिजनेस की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाए। बेटा इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और वैल्यू। जैसे पिछले चैप्टर में हमने बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला सीखा था, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस, है ना। तो अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो आप इसको ऊपर भेज सकते हो, केई को नीचे भेज सकते हो। तो केई यानी कि डिनोमिनेटर जितना कम होगा मार्केट प्राइस उतना ज्यादा आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी, मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा। इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, वैल्यू ऑफ फर्म में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। जितनी कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगी। हम देखेंगे अपने चैप्टर के अंदर। हमारे इस चैप्टर के अंदर बेटा दो हिस्से बटे हुए। पहले पार्ट में बेटा आप ईपीएस और एमपीएस को ही एनालाइज करोगे। इसको हम बोलते हैं चैप्टर को, इस टॉपिक को बोलते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। दूसरा पार्ट आएगा बेटा आपके पास जहां पर आप वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढोगे फिर से। इस पार्ट को बोलते हैं बेटा थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दो हिस्सों में ये चैप्टर बटा हुआ है। जो पहला पार्ट है वो तो बहुत आसान है, उसमें तो कोई नया काम भी नहीं करना है, इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है जो आप पहले से बनाते हुए। ठीक है, हमको ढूंढना है कि क्या हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। मान लो आपको 50 लाख रुपए अरेंज करने हैं, आपके पास ऑप्शन है कि 50 लाख रुपए कहां से ले, सारा का सारा पैसा इक्विटी से लेके आ सकते हो,
50 लाख में से 30 लाख इक्विटी, 20 लाख डेट के हो सकते हैं, या फिर 20 लाख इक्विटी, 10 लाख डेट और 20 लाख प्रेफरेंस शेयर के हो सकते हैं। मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमें ऐसे कॉम्बिनेशन से पैसा अरेंज करना है जो अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर को मैक्सिमाइज कर सकता है। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकंड पार्ट में कुछ अप्रोचेस हम सीखेंगे, अलग अलग ऑथर के हिसाब से जो जो अप्रोच है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस पर आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट कैसे पड़ता है, वो हम देखेंगे। फिर हमने लेवरेज नाम का चैप्टर किया था और हमने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। अरे कहाँ पे, सीए में एफएम में स्टार्ट कर दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं। बेटा हमने इनकम स्टेटमेंट सीखी। इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर बेटा दो हिस्से हैं, ऑपरेटिंग पार्ट और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल पार्ट। हम बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करें और कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट फाइनेंशियल पार्ट पर पड़ता है, ऑपरेटिंग पार्ट पर नहीं पड़ता है कि नहीं। डिवेंचर ज्यादा होंगे तो इंटरेस्ट जाएगा, डिवेंचर कम होंगे तो इंटरेस्ट कम जाएगा, डिवेंचर नहीं होंगे तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का इफेक्ट आपका फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर पड़ता है। अब एक बात बताओ बेटा, हमने पैसा अरेंज करना है, 50 लाख रुपए चाहिए, डेट का ऑप्शन है, इक्विटी का ऑप्शन है, प्रेफरेंशियल का ऑप्शन है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन के ऑप्शन है। कहां से पैसा अरेंज करते हैं, क्या इस बात का प्रभाव आपकी सेल पर पड़ता है? वेरिएबल कॉस्ट पे, ईबीआईटी पे। पैसा कहां से अरेंज होता है इस बात का ईबीआईटी से, यानी कि ऑपरेटिंग पार्ट से कोई लेना देना नहीं। आपका ईबीआईटी कांस्टेंट रहता है, अनअफेक्टेड रहता है ड्यू टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने कुछ चेंज कर भी दिए तो भी मेरे ईबीआईटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड टोटल फंड्स रिमेन सेम। टोटल फंड मतलब अगर पुराना एक कैपिटल स्ट्रक्चर 50 लाख का है, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर भी 50 लाख का है, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ईबीआईटी सेम रहेगा। लेकिन अगर एक कैपिटल स्ट्रक्चर 50 लाख का है, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर 80 लाख का है, तो 80 लाख वाले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वहां पर कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, वो रिटर्न भी ज्यादा कमा के देगा। अगर अमाउंट ही बदल गया तो ईबीआईटी बदल सकती है। शब्द समझ में आ रहे? ईबीआईटी बेटा सेम रहेगी अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया, प्रोवाइडेड टोटल फंड्स रिमेन सेम। तो एक नोट लिख लेते हैं इसके बारे में। EBIT remain unaffected due to change in capital structure provided total funds remain same. Total funds same होने चाहिए। बेटा कुछ पुराने फॉर्मूले जो हमको इस चैप्टर में यूज करने पड़ेंगे, नया तो कुछ नहीं, इनकम स्टेटमेंट वही की वही चलेगी जो आप पहले यूज करते हो। EBIT के बाद ही यूज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि EBIT से पहले तो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई लेना देना होता नहीं। तो कुछ चीजें, एक बेटा हमने फॉर्मूला सीखा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर हमने कब सीखा था? एक समय की बात है,
अब बेटा यहीं पर हमने एक सवाल किया था, हाँ करेक्ट, कहाँ गए? ये रहा इसी सवाल के अंदर बेटा हमने एक रिटर्न ऑन इक्विटी सीखा था, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीखा था। ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, पूरी कैपिटल पर हमने क्या कमाया है। ईबीआईटी पूरी कैपिटल का कितने % है। और एक हमने सीखा था बेटा रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर क्या कमाया, ROE, इक्विटी की इनकम होती थी बेटा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है जी। एक बेटा छोटी सी रेशियो होती थी प्राइस अर्निंग रेशियो, PE। मार्केट प्राइस अर्निंग का कितने गुना है। मार्केट प्राइस, जैसे मान लो एक शेयर की अर्निंग पर शेयर 5 रुपए और मार्केट प्राइस चल रहा है 50 रुपए, तो मार्केट प्राइस अर्निंग का 10 गुना है। प्राइस अर्निंग रेशियो बेटा नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, सवाल में ईबीआईटी तो मिलेगा, ईबीआईटी मिलेगा तो आप अपनी इनकम स्टेटमेंट भी बना पाओगे, जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ईबीटी बच गया, टैक्स पे कर दिया, ईएटी बच गया, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, इक्विटी की इनकम आ गई, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, अर्निंग पर शेयर आ गया, इनकम स्टेटमेंट तो आपकी बन जाएगी। अगर सवाल ने क्या दे दिया हमारे को, ईबीआई, जो कि आपको हर सवाल में मिलेगा। लेकिन अगर सवाल में आपको पीई रेशियो मिला, नॉर्मली बेटा आपका जो डिसीजन बेस्ड होगा वो होगा ईपीएस के ऊपर, कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो ईपीएस को मैक्सिमाइज कर दे। लेकिन अगर सवाल में प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखी है, तो बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो को अगर आप अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो मार्केट प्राइस पर शेयर बता देगी। हाँ जी, फिर से ध्यान से देखो बेटा, अगर आपके पास अर्निंग पर शेयर है, आपके पास पीई रेशियो भी है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बता सकते हो, मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब अगर सवाल में कभी भी पीई रेशियो मिल गई और क्वेश्चन ने खुद से नहीं बताया कि आपको डिसीजन किसके हिसाब से लेना है, तो आप हमेशा डिसीजन मार्केट प्राइस के हिसाब से लोगे, क्योंकि सवाल वाले ने आपको जो पीई रेशियो दी है ना, वो इसीलिए दी है ताकि आप अर्निंग पर शेयर पहले इनकम स्टेटमेंट बना के ढूंढ लो, फिर अर्निंग पर शेयर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, पीई रेशियो से, और आपके पास क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो एक नोट लिख देते हैं इसके नीचे, if PE ratio is given, in question, then decision must be based on, then decision must be based on market price per share. Decision must be based on market price per share, unless the question provide otherwise. Unless the question provides otherwise. कोई दिक्कत इसमें? आप
बेटा क्वेश्चन नंबर 1, कृपया सवाल को ध्यान से पढ़ें। A company earns a profit of rupees 3 lakhs per annum after meeting its interest liability of rupees 1,20,000 on 12% debenture. बेटा हमने 1,20,000 रुपए का ब्याज भी भर दिया और उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख है, यानी कि ईबीटी 3 लाख रुपए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट पे करने के बाद ईबीटी 3 लाख रुपए बच रहा है, इंटरेस्ट से पहले हो जाएगा 4,20,000। इसी से आपको डिवेंचर की वैल्यू भी मिल जाएगी। 1,20,000 का जो इंटरेस्ट है वो 12% डिवेंचर पे है, यानी कि ये 12% की वैल्यू है। तो 1,20,000 अगर 12% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 10 लाख। डिवेंचर हो गए 10 लाख के। टैक्स का रेट सवाल में लिखा हुआ 50%। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर 80,000। बेटा हमारे पास 80,000 शेयर ऑलरेडी है 10-10 रुपए वाले, यानी कि कैपिटल के अंदर 8 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी है। And the retained earning amount to ₹12 lakhs. The company proposes to take up an expansion scheme for which a sum of ₹4 lakh is required. तो बेटा हमारे को 4 लाख रुपए की कैपिटल और चाहिए अभी। राइट नाउ एग्जिस्टिंग कैपिटल बेटा हमारे पास 30 लाख की है, 10 लाख की डेट है, 8 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, 12 लाख की रिटेनर, 4 लाख रुपए और आ जाएंगे तो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर फिर 34 लाख का हो जाए। It is anticipated that after the expansion, the company will be able to achieve the same return on investment as before. बेटा जितने प्रतिशत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप पहले कमा रहे हो, वही की वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप बाद में भी कमाओगे। मतलब मान लो हमारी ईबीआईटी जो है वो कैपिटल का 20%, तो बाद में भी हम कैपिटल जो कि बढ़ के 34 लाख होने वाली है, उस कैपिटल का 20% ही कमाएंगे, यानी कि सेम रेट ऑफ रिटर्न कमाओगे। जितने परसेंट आप ईबीआईटी पहले कमाते थे कैपिटल इंप्लॉयड पे, वही की वही परसेंटेज आप बाद में भी कमाओगे, लेकिन नई कैपिटल तो 4 लाख बढ़ने वाली है ना। The funds required for expansion can be raised either through debt at the rate of 12% or by issuing equity shares at par. तो बेटा हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप 4 लाख रुपए के 12% वाले लोन लेके आ सकते हो, या फिर आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो पार पे। आपके पास दो रास्ते हैं। आपको बताना है कि अर्निंग पर शेयर कितनी आएगी दोनों रास्तों में, और दोनों रास्तों में से आप कौन सा रास्ता चुनोगे। पहले में हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा एग्जिस्टिंगली आपके पास जो इक्विटी है वो है 8 लाख, जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो है 12 लाख की, और जो 12% डेट है वो है 10 लाख के। तो टोटल कितने हो गए बेटा, ये 30 लाख। आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप जो 4 लाख रुपए और लेकर के आ रहे हो वो आप कहां से ले आओ। द एडिशनल फंड्स वर रेज्ड एज डेट, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल वहीं के वहीं रहेगी, रिटेन अर्निंग भी वहीं के वहीं रहेंगे, और 4 लाख रुपया 12% वाली डेट लाओगे। पहले भी 12% वाले 4 लाख के ओवर हो जाएंगे तो 14 लाख रुपए की डेट हो जाएंगे, टोटल कैपिटल हो जाएगी 34 लाख। दूसरा रास्ता है कि जो 4 लाख रुपए आप लेके आ रहे हो वो आप इक्विटी शेयर से ले आओ, यानी कि इक्विटी शेयर 8 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख के हो जाएंगे, रिजर्व्स 12 लाख के ही रहेंगे, और डेट में क्योंकि कोई नया इशू नहीं होने वाला तो वो 10 लाख के पुराने वाले ही रहेंगे।
दो रास्ते हैं, या तो आप इक्विटी से पैसा अरेंज कर लो या तो आप डेट से पैसा अरेंज कर सकते, ठीक है जी। दोनों जगह पर कैपिटल तो सेम है, आराम से बोलो, दोनों जगह पर कैपिटल तो सेम है 34 लाख रुपए, लेकिन एग्जिस्टिंग कैपिटल कितने की थी? 30 लाख। एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बता सकते हो सर कितनी? सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी। ईबीआईटी बेटा 4,20,000 थी, 3 लाख का ईबीडी था और 1,20,000 का इंटरेस्ट, समझने पे ध्यान लगाओ। 4,20,000 का बेटा ईबीआईटी था, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड जो एग्जिस्टिंग थी वो थी 30 लाख। तो हम 30 लाख लगा के 4,20,000 की ईबीआईटी कमाते हैं तो बेटा होती है 14%। और क्वेश्चन है बोलना जितने परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप पहले कमाते हो उतने ही परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम बाद में भी कमाएंगे। तो बेटा पहले आप 30 लाख के ऊपर 14% कमाते थे, 4,20। रिवाइज्ड ईबीआईटी आएगी 4,76,000 की ईबीआईटी हो जाएगी, और वो इन दोनों ऑप्शन में सेम रहेगी। फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में भी टोटल कैपिटल 34 लाख है, सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर में भी टोटल कैपिटल 34 लाख है। तो 34 लाख की कैपिटल के ऊपर बेटा 14% के हिसाब से 4,76,000 रुपए। ठीक है जी। अब जरा हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं, एक बार अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं, जहां पर अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगी उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है, ईबीआईटी से स्टार्ट करें। फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में 14 लाख के डेट है जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट भरना है, 1,68,000। सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर में 10 लाख के डेट है जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट भरना है, यानी कि 1,20,000। टैक्स का रेट है बेटा सवाल में 50%। और बेटा क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है तो सारा का सारा अर्निंग आफ्टर टैक्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हो जाएगा। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा एग्जिस्टिंगली आपके पास 80,000 शेयर होते थे। फर्स्ट ऑप्शन में आपने कोई नए शेयर इशू नहीं करे तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन में आपने 40,000 और शेयर इशू करे थे, 4 लाख रुपए लाए थे 10-10 रुपए पार पे, तो 40,000 नए शेयर हमने इशू करे। सबको पता चल रहा है 40,000 1,20,000 शेयर है बेटा यार। तो अर्निंग पर शेयर ढूंढने के लिए आपको 80,000 और 1,20,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा जहां पर अर्निंग पर शेयर आ जाएगी ज्यादा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो रैंक अगर आप देते हो 1, उन्होंने पूछा है ना उसके बाद कि पैसा कहां से लाओगे, तो बेटा हम पैसा लेंगे फर्स्ट ऑप्शन यानी कि डेट्स। हाँ जी, गुड लक चार्म लिमिटेड, a profit making company
had paid up capital of rupees 100 lakhs consisting of 10 lakh ordinary share of rupees 10 each. Currently it is earning an annual pre-tax profit of rupees 60 lakhs. तो बेटा राइट नाउ हमारे पास सिर्फ 100 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और कोई पैसा नहीं है। ठीक है जी। और हमारी कंपनी राइट नाउ 60 लाख रुपए का प्री टैक्स प्रॉफिट कमा रही है। ईबीटी है या ईबीआईटी है? ये इस सवाल के लिए ईबीआईटी भी है। ये ईबी, हाँ, क्योंकि डेट है ही नहीं, तो ये ईबीआईटी। और बेटा आपको ना ईबीआईटी लेकर के चलना है। ईबीटी अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में अलग अलग हो सकता है, ईबीआईटी अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे आपने पिछला सवाल अभी देखा, इसमें बेटा ईबीआईटी तो सेम है लेकिन ईबीटी की वैल्यू तो अलग अलग है ना इंटरेस्ट की वजह से। तो जब आपको कांस्टेंट माननी हो वैल्यू तो आपके लिए फिजिबल ऑप्शन क्या है? ईबीआईटी। तो हम ईबीआईटी सेम लेकर के चलेंगे 60 लाख रुपए, क्योंकि अगर अभी आपकी डेट इशू करे तो उससे ईबीटी तो बदल जाएगा ना। तो राइट नाउ हमारे पास 60 लाख रुपए की ईबीआईटी है। द कंपनीज शेयर are listed and are quoted in the range of 50 to 80 rupees। बेटा 50 से लेकर 80 के बीच में हमारे शेयर का प्राइस चलता रहता है। हमें इस जानकारी का कोई फायदा नहीं। हमें बेटा एग्जैक्ट प्राइस मिल जाता ना तब तो कोई काम होता सर 55 रुपीज, तब तो बात समझ में आती है। इसके बीच में तो 3000 प्राइस है, 50 रुपए 1 पैसा, 50 रुपए 2 पैसे, 50 रुपए 3 पैसे। हाँ, तो 3000 प्राइस में से हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? हमको कुछ नहीं करना, हमारे लिए बेकार इन्फॉर्मेशन है। The management wants to diversify production and has approved a project which will cost rupees 50 lakhs and which is expected to yield a pre-tax income of rupees 40 lakh per annum। तो बेटा हमने एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है जिसके लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए। जैसे पिछले सवाल में 4 लाख चाहिए थे, यहाँ पे 50 लाख। नया प्रोजेक्ट एडिशनली 40 लाख रुपए का ईबीआईटी और देगा। लिखा फिर से प्री टैक्स हुआ है, हम इसको ईबीआईटी का ही पार्ट मानेंगे। तो बेटा 60 लाख की ईबीआईटी तो ओरिजिनली आती थी। एडिशनल इनकम बेटा नया प्रोजेक्ट लगाऊंगा वहां से भी तो पैसे आएंगे, तो नए प्रोजेक्ट से 40 लाख रुपए का ईबीआईटी और मिलेगा। तो 60 लाख का ईबीआईटी पहले से आ रहा था, नए प्रोजेक्ट से 40 लाख का ईबीआईटी और आ जाएगा, तो टोटल ईबीआईटी कितने का हो गया? 100 लाख। टू रेज दिस एडिशनल कैपिटल द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसीडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये 50 लाख रुपए आएंगे कहां से? पहला रास्ता, टू इशू इक्विटी कैपिटल फॉर द एंटायर एडिशनल अमाउंट। It is expected that the new share face value rupees 10 can be sold at a premium of rupees 15। 10 रुपए वाला शेयर कितने में इशू करेंगे? 25 में, 15 के प्रीमियम पे। 10 रुपए वाला शेयर 15 रुपए के प्रीमियम पे इशू होगा, तो कितने रुपए में इशू होगा? 25 रुपए में। पहला रास्ता है जी 50 लाख रुपए इक्विटी से ले आओ, 25 रुपए पर शेयर पे इशू करना। दूसरा रास्ता है जी आप 50 लाख रुपए 16% डेट से ले आओ, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर फॉर द एंटायर अमाउंट। और तीसरा रास्ता है जी 25 लाख रुपए तो कहां से ले आओ? इक्विटी से, और 25 लाख रुपए ले आओ 16% डिवेंचर से। इन दिस केस द कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 40, यानी कि एक शेयर 50 में बिकेगा, 40 के प्रीमियम पे बिकेगा, मतलब एक शेयर कितने में इशू हो रहा है? 50 रुपए में। तो नंबर ऑफ शेयर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किए जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट एज टू हाउ द एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड। पैसा कहां से लाएं? Keeping in mind that the management want to maximize the earning per share, company is paying tax at the rate of 50%। हम बेटा ईपीएस के हिसाब से डिसीजन लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ईपीएस मैक्सिमम हो जाए। तो उसके लिए पहले आपको एक बार अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है। एग्जिस्टिंग पहला रास्ता सर 50 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू कर देंगे। दूसरा रास्ता 16% वाले 50 लाख का लोन ले आएंगे, तो 100 लाख की जो इक्विटी कैपिटल थी वो तो थी, 50 लाख रुपए का लोन और आ जाएगा। तीसरा रास्ता 25 लाख रुपए इक्विटी से ले लेना और बाकी का 25 लाख रुपए 16% वाले लोन से ले लेना। तो एग्जिस्टिंग जो कैपिटल थी बेटा वो तो 100 लाख की थी, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में कैपिटल कितनी होगी? 150 लाख, क्योंकि 50 लाख रुपए आपको और चाहिए। इन तीनों केसेस में नंबर ऑफ शेयर बताओ चारों में। पहले में तो सर 2 लाख इक्विटी,
To issue 16% non-convertible debenture of ₹100 each for the entire amount, और entire amount 50 लाख का ही तो है, 50 लाख रुपए चाहिए हमको। हाँ जी बेटा, 10 लाख शेयर तो पहले से थे, पहली लाइन में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में कितने नए शेयर इश्यू होंगे? सर फर्स्ट ऑप्शन में आप अपना 50 लाख रुपए इक्विटी से लेके आ रहे हो, और एक शेयर 25 रुपए में इश्यू होता है। एक शेयर कितने में इश्यू होता है? 25 में। 50 लाख डिवाइडेड बाय 25 रुपए कर देंगे तो बेटा आ जाएंगे 2 लाख नए शेयर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 12 लाख। थर्ड ऑप्शन के अंदर बेटा, बी ऑप्शन के अंदर तो कोई नए शेयर है ही नहीं, तो वो 10 लाख ही रहेगी। सी ऑप्शन में कितने में? सर सी ऑप्शन में 25 लाख रुपए इक्विटी से आ रहे हैं, और एक शेयर 50 में बिकता है। 10.5, 10,50,000। तो बेटा नंबर ऑफ शेयर भी हो गए। ईबीआईटी कितनी आएगी बेटा? 60 लाख की ईबीआईटी पहले से थी, 40 लाख की हो रहा है अभी, तो टोटल होगी 16। लेस इंटरेस्ट। फर्स्ट केस में बेटा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड केस के अंदर 50 लाख के ऊपर 16% के हिसाब से 8 लाख का इंटरेस्ट है। थर्ड केस के अंदर 25 लाख के ऊपर 16% के हिसाब से 4 लाख का इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल तो है नहीं, तो ये सारा का सारा पैसा किसका होगा? हमें चाहिए अर्निंग पर शेयर। ये बेटा 10 लाख शेयर पहले से है, और 2 लाख नए शेयर इशू करे। 2 लाख कहां से आए? 50 लाख रुपए चाहिए बेटा। सवाल के अंदर हमने पढ़ा था कि हमको 50 लाख चाहिए, पता हमारे को 50 लाख चाहिए, और एक शेयर सेकंड ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ बेटा 25 में इशू होएगा, तो बस डिवाइड करके आएगा, कैलकुलेटर चलाओ, 2 लाख आएगा। 50 लाख रुपए चाहिए, एक शेयर 25 रुपए में बिकेगा, तो 50 लाख रुपए के लिए आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 2 लाख। 10 लाख शेयर पहले से है, 2 लाख शेयर नए आ गए, तो 10 लाख। हाँ बेटा, पैसे तो प्रीमियम इंक्लूड करके ही आएंगे। एक शेयर से कितने रुपए आते हैं? 25। हमको कितने चाहिए? 50 लाख। तो कितने शेयर इशू करो? 2 लाख। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर है बेटा हमारे पास 12 लाख, 10 लाख और 10 लाख 50,000। 4. बेटा ये होगी अर्निंग पर शेयर। जहां पर अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा आएगी उस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 2। बेटा 7th क्वेश्चन देखेंगे।